जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू दी स्टडी पॉइंट। आज हम लोग फिर से एक नया कैपेसिटर का जो चैप्टर है हमारा, जो एएलपी सीबीटी 2 के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमारा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इसके बिना जो हम बोला जाता है कि ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर मतलब संधारित्र और प्रतिरोध रेसिस्टेंस के बिना जो हमारा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है वो क्या है, अधूरी है। तो आज हम लोग देखेंगे किसके बारे में, कैपेसिटर कौन सा, संधारित्र। संधारित्र का जितना भी टॉप क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में रिपीटेड होते हुए आ रहा है, खासकर टेक्निकल एग्जामिनेशन, जैसे हमारा एएलपीसीबीटी 2 एग्जाम हो गया, टेक्नीशियन हो गया, यूपीपीसीएल टीजी 2 का जो एग्जाम हुआ है, फिर यूपीआर वीयूएनएल का जो एग्जाम हुआ है उसके लिए, और बीएसपीएचसीएल का जो एग्जाम हुआ है, इसरो डीआरडीओ, अन्य जितने भी हमारे आईटीआई ट्रेड से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्थात कि वीवीआई प्रश्न है। इसको आप लोग मार्क्स करते चलिएगा, इसको एक जगह नोट डाउन करते चलिएगा, देखिएगा सब क्वेश्चन जो है आपको हर किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे हमारा कह दिया है यहाँ पर फर्स्ट नंबर कि संधारित्र, संधारित्र जो है निम्न में से कौन सा कार्य करता है। देखिए यह 3 एग्जाम में पूछा हुआ है, यह जो है हमारा 3 एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है। तो संधारित्र जो है इसका कार्य क्या है, क्या संधारित्र जो है एसी को ब्लॉक करना और डीसी को प्रवाहित तो होने देता है, क्या डीसी को ब्लॉक करना और एसी को प्रवाहित होने देता है, या एसी और डीसी को प्रवाहित होने देता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, तो यह जो है केवल डायरेक्ट करंट जो है हमारा डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को सिर्फ प्रवाहित करता है। कौन, तो कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर यानी संधारित्र, संधारित्र यह जो है इससे होकर केवल एसी विद्युत धारा मतलब कि एसी प्रत्यावर्ती धारा ही प्रवाहित हो सकती है, दिष्ट धारा हमारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। तो अब इसके बारे में हम देखिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि संधारित्र जो डीसी को ब्लॉक करता है, मतलब डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है और एसी को प्रवाहित होने देता है, इस कारण इसका उपयोग फिल्टर में फिल्टर परिपथ में किया जाता है, ताकि यह डीसी को रोक सके एवं एसी को पास करे, जिससे शुद्ध एसी प्राप्त कर सके। तो आपसे पूछ देगा कि ऐसा कौन सा कैपेसिटर, यहाँ से दे देगा कि ऐसा कौन सा निम्न में से कौन सा है बताइए जो डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को प्रवाहित होने देता है। तो हमारा कौन हो जाएगा, कैपेसिटर। संधारित्र जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए धारिता, कैपेसिटेंस का व्युत्क्रम क्या होता है। जो हमारा कैपेसिटेंस है अर्थात धारिता, चूंकि सी बराबर फॉर्मूला हमारा होता है तो क्यू बटा में भी, जहां पर सी हमारा कैपेसिटर हो गया, भी हमारा क्या हो जाएगा, भी हमारा वेग और क्यू हमारा आवेश हो जाएगा। तो सी बराबर क्यू, यहाँ पर सी बराबर क्यू बटा भी हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट। यहाँ पर हमारा देखिए इसका व्युत्क्रम कौन होता है हमारा, तो धारिता। कैपेसिटेंस का व्युत्क्रम हमारा इलास्टेंस होता है, कौन सा, तो इलास्टेंस। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पर हमारा दे दिया है विश्लेषण में भी, जो धारिता यानी कैपेसिटेंस, धारिता यानी कैपेसिटेंस का व्युत्क्रम इलास्टेंस होता है। इलास्टेंस का वैद्युतिक कार्यों में ज्यादातर उपयोग नहीं किया जाता है, परंतु माइक्रो आवृत्ति में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछ देगा कि इलास्टेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इलास्टेंस का उपयोग माइक्रो आवृत्ति में किया जाता है। कहाँ, तो माइक्रो आवृत्ति में किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान प्रश्न है। संधारित्र का ऐसा ही मात्रक फेराड होता है। संधारित्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, फेराड होता है। तो चार्ज का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो कूलाम। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा कूलाम हो जाएगा किसका, तो संधारित्र का। वाट किसका मात्रक होता है, तो शक्ति, शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट। और वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो वोल्ट हमारा किसका हो जाएगा, तो विभव या विभवांतर का मात्रक हो जाता है वोल्ट। और मीटर लंबाई दूरी सबका हमारा मीटर हो जाता है। और देखिए यहाँ पर हमारा दे दिया है युक्तियां और इकाई। चार्ज, चार्ज यानी का चार्ज का इकाई क्या होता है, तो कूलाम होता है। चार्ज का इकाई मात्रक क्या होता है, कूलाम। शक्ति का क्या होता है, तो वाट होता है। विभवांतर का वोल्ट और दूरी का क्या होता है, तो मीटर होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जो संधारित्र है, संधारित्रों को कभी भी किससे में कूटबद्ध नहीं किया जा सकता है, क्या नैनो फैराड में। अब देखिए इसको हम कैसे समझते हैं, जो हमारा संधारित्र है उसको किसमें कूटबद्ध नहीं किया जा सकता है। तो संधारित्र देखिए डेसी सेंटीमीली माइक्रो नैनो, डेसी सेंटीमीली माइक्रो नैनो। तो हमारा नैनो आ ये रहा है, माइक्रो आ ये रहा है, डेसी मिली पिको आ ये रहा है, और संधारित्र के सही मात्रक फैराड है। तो किलो को हम किलो फैराड इसको नहीं क्रमबद्ध किया जा सकता है, कुटबद्ध नहीं किया जा सकता है। तो डेसी सेंटीमीली माइक्रो नैनो पिको फेप्टो ऑक्टो नॉनोडिक किया जा सकता है, और फैराड तो हमारा इसका मात्रक ही है। तो ऑप्शन नंबर ई जो होगा हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए एक नैनो फैराड बराबर कितना होता है, तो 10 पावर -9 होता है। कितना, 10 पावर -9। एक माइक्रो फैराड बराबर कितना होता है, 10 पावर -6। एक पिको फैराड बराबर कितना होता है, 10 पावर -12। एक मिली फैराड बराबर कितना होता है, 10 पावर -3। देखिए इसको याद करने का हमारा ट्रिक है, देखिए डी से डेसी, सेंटी, मिली,
फिर माइक्रो, इसको हम बता देते हैं कैसे याद करना है। डेसी का हो जाएगा हमारा 10⁻⁻1, सेंटी का हो जाएगा 10⁻⁻2, मिली का हो जाएगा 10⁻⁻3। अब यहाँ से हमारा तीन तीन तो लगातार बढ़ता जाएगा, तो माइक्रो का हमारा कितना हो जाएगा, तो 10⁻⁻6, कितना 10⁻⁻6। मिली माइक्रो के बाद आता है नैनो, तो नैनो का हमारा कितना हो जाएगा, तो 10⁻⁹ डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेक्टो ऑक्टो, यहाँ पर हमारा इसको याद रखना है, इसको याद रखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको इसमें से फंसने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है, तो संधारित्र, संधारित्र जो है विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा को इकट्ठा करता है, अर्थात कि उसको संग्रहित करता है। कौन, तो संधारित्र। एक संधारित्र जो है दो चालकों अथवा पट्टियों के बीच विद्युत ऊर्जा को एक स्थिर बहुल क्षेत्र के रूप में संग्रहित किया जाता है। संधारित्र जो है आवेश को ग्रहण करता है। संधारित्र किसको ग्रहण करता है, तो आवेश को ग्रहण करता है। कौन, तो कैपेसिटर यानी संधारित्र। अब देखिए यहाँ पर हमारा कह रहा है कि शुद्ध शुद्ध संधारित्रों में अपव्यय होने वाली पावर कौन सी होती है, तो अपव्यय होने वाली पावर शून्य होती है। जो शुद्ध हमारा संधारित्र होता है ना, तो उसमें जो पावर होती है कैसी होती है, नगण्य होती है, शून्य होता है, जिसके कारण इसमें पावर लॉस शून्य होता है। शुद्ध संधारित्र को आदर्श संधारित्र भी कहा जा सकता है। संधारित्र में आंतरिक तापन भी नहीं होता, क्योंकि इसमें लीकेज प्रतिरोध का मान भी शून्य होता है, क्योंकि इसमें लीकेज प्रतिरोध का मान शून्य होगा, इसलिए इसमें आंतरिक तापन भी नहीं होता है। तो शुद्ध संधारित्र का अपव्यय कितना होता है, शून्य होता है। इसका आंतरिक तापमान कितना होता है, ये भी हमारा नगण्य होता है, शून्य होता है, इसलिए इसमें लीकेज प्रतिरोध का मान भी शून्य होता है। तो रेसिस्टेंस का मान भी हमारा शून्य होता है, किसमें, शुद्ध संधारित्र में, शुद्ध कैपेसिटर में। अब यहाँ पर हमारा कह रहा है क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉनिक भाग जिसमें दो कंडक्टर प्लेटें एक खाली स्थान द्वारा अलग की गई हैं और जो चार्ज की एक निश्चित मात्रा को स्टोर करने में समर्थ हैं, उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, कैपेसिटर। जो कैपेसिटर जो है दो कंडक्टरों प्लेटों व खाली स्थानों द्वारा अलग की गई और चार्ज को एक निश्चित मात्रा में स्टोर मतलब इकट्ठा करने का कार्य करता है। तो चार्ज को इकट्ठा करने का कार्य हमारा कैपेसिटर यानी संधारित्र करता है। अब यहाँ पर देखिए तो और यहाँ पर हमारा आ गया कि एक इलेक्ट्रॉनिक भाग में दो कंडक्टर प्लेट होते हैं, एक खाली स्थान द्वारा अलग की जाती है, ठीक है, जो चार्ज को इकट्ठा करता है, स्टोर करता है, उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर बराबर फॉर्मूला हमारा होता है एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी, जहां ए बराबर हो गया क्षेत्रफल, डी बराबर हो गया दो प्लेटों, एक प्लेट यहाँ हो गया, एक प्लेट यहाँ हो गया, तो इसके बीच की दूरी को हम दो प्लेट डी से डिनोट करते हैं, किससे, डी से डिनोट करते हैं, और ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। तो हमारा देखिए सी बराबर, तो पूछ देगा, डायरेक्टली भी पूछ देता है निम्न में से कौन सा कैपेसिटर का व्यंजक है, तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी या सी बराबर क्यू बटा में भी, ये भी कर सकते हैं, या तो हमारा सी बराबर आई टी बटा में भी होता है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। अब देखिए और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 16 नंबर कि शॉर्ट कैपेसिटर के लिए ओम मीटर का पठन क्या है। जो हमारा शॉर्ट कैपेसिटर होता है उसके लिए ओम मीटर का पठन क्या है, तो देखिए यहाँ पर पढ़ लीजिए। कह रहा है कि जब कैपेसिटर के दोनों प्लेटें आपस में शॉर्ट होती हैं तो कैपेसिटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य प्राप्त होता है। शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर को जब ओम मीटर की सहायता से चेक किया जाता है तो ओम मीटर शून्य रीडिंग प्रदर्शित करता है। यदि कैपेसिटर सही हो तो उसका ओम मीटर रीडिंग अनंत दर्शाएगा, क्योंकि यह खुले परिपथ की भांति कार्य नहीं करेगा। तो उसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर शून्य, अनंत न दिया होगा जी, यहाँ पर शून्य दे रहा है। देखिए जब कैपेसिटर के दोनों प्लेटें आपस में शॉर्ट करती हैं तो कैपेसिटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, ठीक है। तो अब देखिए जब कह रहे हैं हमारा कि जो मीटर का गठन होगा शॉर्ट कैपेसिटर, जब हमारे दो कैपेसिटर शॉर्ट करेगा तो क्या गठन होगा, तो प्रतिरोध हमारा शून्य प्राप्त होगा। और जब हमारा कैपेसिटर जो है शून्य रीडिंग प्रदर्शित करता है, यदि कैपेसिटर सही हो तो उसका ओमीटर रीडिंग कितना होगा, अनंत होगा। अगर हमारा कैपेसिटर सही होगा तो उसका रीडिंग अनंत होगा, अगर कैपेसिटर हमारा शॉर्ट होगा तो उसका रीडिंग शून्य होगा, ठीक है। इन दोनों को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए निम्न में संधारित्र का प्रकार कौन सा है, इनमें कौन कौन सा संधारित्र है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संधारित्र कौन कौन होते हैं। तो संधारित्र हमारा निम्न प्रकार का होता है, जिनमें एक तो स्थिर संधारित्र होता है, एक तो परिवर्ती संधारित्र होता है। स्थिर संधारित्र के उदाहरण है कागज या प्लास्टिक संधारित्र, इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र या सिरेमिक संधारित्र, अवरक या माइका संधारित्र। ये कौन है, स्थिर संधारित्र के उदाहरण है। इनमें परिवर्ती संधारित्र है वायु संधारित्र, गैंग संधारित्र, ट्रिमर और पैडर। इसमें से कौन कौन सा हमारा ऑप्शन है और कौन सा नहीं है, तो देखिए यहाँ पर हमारा कागज ऑप्शन है जो स्थिर संधारित्र का उदाहरण है, इलेक्ट्रोलाइटिक है जो स्थिर संधारित्र का उदाहरण है, सिरेमिक है जो स्थिर संधारित्र का उदाहरण है, माइका भी है जो स्थिर संधारित्र का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ई जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब जो है हमारे संधारित्र के प्रकार हैं।
अब एक बार पहले पढ़ लेते हैं। जो पेपर हमारा है, पेपर कैपेसिटर को बनाने के लिए कैपेसिटर के एलिमेंट बहुत साफ एल्युमिनियम की पत्ती से बने होते हैं। एलिमेंट को पैरेलल में या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखकर कंटेनर में रखा जाता है ताकि इच्छित कैपेसिटेंस और वोल्टेज रेटिंग के लिए ब्लॉक बनाए जा सकें। ये ब्लॉक या एलिमेंट एल्यूमिनियम टीन एमएस कंटेनर में रखे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, यह हमारा पूछा हुआ प्रश्न है कि एक पेपर कैपेसिटर सामान्य तौर पर किस रूप में उपलब्ध होते हैं। तो अभी हम पढ़े हैं कि वो हमारा रोल्ड फॉइल के रूप में, कैसा रोल्ड फॉइल के रूप में उपस्थित होता है। क्या, तो एक कैपेसिटर सामान्य तौर पर रोल्ड फॉइल के रूप में यहाँ पर हमारा मौजूद होता है। किसके रूप में, रोल्ड फॉइल के रूप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेंगे कि एक परिवर्तनीय धारिता वह है जिसकी धारिता हाथ के रूप में या यांत्रिक बल द्वारा बदली जा सकती है, वही हमारा परिवर्तनीय धारिता है। परिवर्तनीय धारिता किसे कहते हैं, तो परिवर्तनीय धारिता वाले संधारित्रों में धारिता के मान को एक हाथ से घुमाए जाने वाले यांत्रिक बल द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। इस संधारित्रों को आवश्यकता के अनुसार इसके धारिता के मान में परिवर्तन करके प्रयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग रेडियो रिसीवर इत्यादि के रूप में किया जा सकता है। परिवर्तनीय धारिता का उपयोग। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक संधारित्र पर रेटिंग दिया है 50 पिकोफैराड 12 वोल्ट दी जाती है और इसके सिरों टर्मिनल के समीप प्लस चिन्ह भी लिखा जाता है। तो संधारित्र कैसा है, तो जब जिसके सिरों पर प्लस साइन रहेगा हमारा पॉलीकार्बोनेट है। कौन सा है, पॉलीकार्बोनेट कैपेसिटर। तो ध्रुवित संधारित्र का संयोजन प्लस वो माइनस देखकर किया जाता है। ध्रुवित संधारित्र को ही इंग्लिश में हम पॉलीकार्बोनेट कैपेसिटर कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइट, गैंग कैपेसिटर, ये सब किसके उदाहरण है, तो पॉलीकार्बोनेट कैपेसिटर के उदाहरण है। अब इनमें से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीकृत कैपेसिटर है। तो ध्रुवीकृत कैपेसिटर कौन है, तो इकलौता हमारा है टेट्लम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। यह कौन सा है, ध्रुवीकृत कैपेसिटर है। कौन सा, देखिए यूपीपीसीएल टी2 में भी पूछा हुआ प्रश्न है, पूछा है ना, 2021 में ही पूछा हुआ है। तो हमारा टेट्लम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर ध्रुवीकृत कैपेसिटर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में अपेक्षाकृत कम सेल्फ होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर अधिक मान का होता है जबकि पेपर कैपेसिटर कम मान का होता है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा कैपेसिटर अपेक्षाकृत कम मान का होता है। तो अभी हम देखे हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर अधिक मान का होता है और जबकि पेपर कैपेसिटर जो होगा हमारा कम मान का होगा। तो पेपर कैपेसिटर हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर कैपेसिटर कम मान का होता है और हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर अधिक मान का होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर अधिक मान का होता है। अब देखिए यह किसका फिगर है, दीजिएगा कि यह फिगर किसका है, तो ये कौन सा संधारित्र है, यह जो है हमारा विद्युत अपघट्य संधारित्र है। कौन सा संधारित्र है, विद्युत अपघट्य कैपेसिटर है। पंखा में लगाया जाता है ना जी, हमारा विद्युत अपघट्य संधारित्र है। उपयुक्त संधारित्र विद्युत अपघट्य संधारित्र है। इस सेल का उपयोग जो है केवल कम समय के लिए एकल कला संधारित्र में होता है जो वाइंडिंग श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और देखिए यहाँ पर हमारा 24 नंबर कह रहा है कि एक ट्रिमर संधारित्र एक परिवर्ती संधारित्र है जो कि सर्वश्रेष्ठ सुग्राहिता के लिए रेडियो ट्यूनिंग है। ट्रिमर संधारित्र एक समायोजित मान का संधारित्र होता है। इन संधारित्रों में पेंच को घुमाकर धारा को समायोजित किया जाता है। और 25 नंबर हमारा कह रहा है 25 नंबर कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का जीवन काल अपेक्षाकृत अन्य कैपेसिटर की तुलना में कम होता है। इनको केवल डीसी सर्किट में ही प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन भी हमारा पूछ रहा है कि किस कैपेसिटर का जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है। इसमें केवल डीसी सर्किट में ही प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग केवल डीसी सर्किट में ही किया जाता है। 26 नंबर देख लीजिए, कह रहा है हमारा कि सिंगल फेज मोटरों के प्रारंभ के समय रनिंग बलाघूर्ण अच्छी नहीं होता और रनिंग के दौरान इनका शक्ति गुणांक भी कम हो जाता है। इसलिए सिंगल फेज मोटरों में दो मान के संधारित्र का प्रयोग किया जाता है जिनमें से एक इलेक्ट्रोलाइटिक या विद्युत अपघटनी प्रकार का संधारित्र स्टार्टिंग में तथा दूसरा तल पूरित प्रकार का संधारित्र रनिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन भी हमारा पूछा हुआ है कि सिंगल फेज मोटरों में उपयोग किए जाने वाले प्रवर्तक संधारित्र स्टार्टिंग कैपेसिटर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अभी हम देखे हैं कि हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर यहाँ पर कौन सा है, तो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर जो हो जाएगा विद्युत अपघटनी संधारित्र। कौन हो जाएगा, तो विद्युत अपघटनी संधारित्र या इलेक्ट्रोलाइटिक, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइटिक। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक या विद्युत अपघटनी संधारित्र जो होता है स्टार्टिंग में दूसरा तेल पूरित प्रकार का संधारित्र होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पर दे दिया है कि यह किसका फिगर है, किस संधारित्र का ऐसा फिगर होता है, मतलब संकेत होता है। तो यह जो हो जाएगा हमारा प्रतीक विद्युत अपघटनी संधारित्र का है। किसका है? विद्युत अपघटनी संधारित्र का है। साथ ही इस प्रकार के संधारित्र प्रायः डीसी धारा के लिए प्रयोग में लिया जाता है, डीसी करंट के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कौन? डीसी धारा का प्रयोग किया जाएगा इस प्रकार के संधारित्रों में, विद्युत अपघटनी संधारित्रों में। वही देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम 28 नंबर कि उच्च आवृत्ति परिपथ के लिए कौन से संधारित्र को पसंद किया जाता है। तो उच्च आवृत्ति परिपथ के लिए विकल्पों में अवरक प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है। अवरक एक कुचालक है जिसका डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य 20 से 40 केवी प्रति एमएम होता है। ठीक है, तो अवरक, अवरक को ही हम देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवरक संधारित्र। कौन? अवरक संधारित्र जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो किसका बना होता है? तो जो चौक का बना होता है। किसका? चौक का बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवित संधारित्र है? इनमें से कौन सा जो है ध्रुवित संधारित्र है? तो जो हमारा विद्युत अपघटनी संधारित्र है ना, वही एक ध्रुवित संधारित्र होता है। इसका उपयोग डीसी सप्लाई डायरेक्ट करंट में किया जाता है। बार बार हम बताते आ रहे हैं, जो बार बार रिपीट कर रहे हैं उसको आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि डीसी सप्लाई बार बार हम कह रहे हैं कि विद्युत अपघटनी संधारित्र में विशिष्ट धारा मतलब कि डीसी करंट प्रवाहित किया जाता है। तो यह आपको पूछेगा ही पूछेगा प्रश्न। अब देखिए 30 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि रेडियो में वृंद संघनित्र गैंग कंडेंसर वायु संधारित्र एयर कैपेसिटर का एक प्रकार है। वायु संधारित्र का प्रमुख लाभ यह है कि यह कभी भी संतृप्त नहीं होता। तो हमारा क्वेश्चन भी कह रहा है कि रेडियो में वृंद संघनित यानी गैंग कंडेंसर क्या है। तो गैंग कंडेंसर जो है हमारा वायु संधारित्र एयर कैपेसिटर है। क्या है? वायु संधारित्र एयर कैपेसिटर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु संधारित्र जो है इसका प्रमुख लाभ यही है कि यह कभी भी हमारा संतृप्त नहीं होता, अर्थात कि यह बैलेंस नहीं होता, अर्थात अनबैलेंस रहता है। 32 नंबर हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधारित्र सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है जहां डीसी या पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज होती है। तो जो डीसी के लिए मात्र प्रयुक्त संधारित्र ध्रुवित एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र है। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्रुवित एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र है। क्यों? क्योंकि ध्रुवित प्रकार के संयोजन प्रतिवर्ती धारा के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा हमारा प्रश्न दिया हुआ है, घुमाएगा ऐसे ऐसे ही प्रश्न आपको कि अगर 50 वोल्ट का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए 200 माइक्रोफैराड कैपेसिटर की जरूरत होती है तो उपयुक्त कैपेसिटर कौन सा होगा। तो उपयुक्त कैपेसिटर कौन सा हो जाएगा हमारा? तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का प्रयोग जो है 500 वोल्ट तक के इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में किया जाता है। यहाँ पर 5 वोल्ट से 50 वोल्ट तक की परास की धारिता का होता है उपयोग। ठीक है, इस संधारित्रों में परावैद्युत पदार्थ के रूप में इलेक्ट्रोलाइट उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई जो होगा इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि उच्च तापमान पर ऑपरेशन प्लास्टिक फिल्म प्रकार का संधारित्र का एक लाभ है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन भी कह रहा है कि प्लास्टिक फिल्म प्रकार के संधारित्र का क्या लाभ है। तो उच्च तापमान, क्या उच्च तापमान कहाँ दिया है? तो उच्च तापमान हमारा केवल यहीं पर दिया है, उच्च तापमान पर ऑपरेशन होता है किसमें? प्लास्टिक फिल्म प्रकार के संधारित्र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पॉलीस्टाइरीन कैपेसिटर उच्च इंसुलेशन, कम रिसाव, डिस्टॉर्शन यानी विरूपण और उच्च तापमान स्थिरता प्रदान करता है। अतः कैपेसिटर को ट्यून्ड सर्किट में उपयोग किया जाता है। जो हमारा पॉलीस्टाइरीन कैपेसिटर है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ट्यून्ड सर्किट में किया जाता है। तो कैपेसिटर का उपयोग ट्यून्ड सर्किट में किसका किया जाता है? तो पॉलीस्टाइरीन कैपेसिटर का उपयोग ट्यून्ड सर्किट के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 3 देखिए, यह कह रहा है कि सिरेमिक कैपेसिटर्स के ढांकता हुआ के रूप में उपयोग किया जाने वाला सबसे आम यौगिक कौन है? तो हमारा कौन हो जाएगा? तो हमारा सिरेमिक कैपेसिटर इसकी धारिता जो है 1 से 5 पिको फैराड तथा 16 से 100 पिको फैराड होती है तथा 200 वोल्टेज तक होती है। इसका उपयोग जो है रेडियो तथा टीवी संचरण में किया जाता है। इसमें आमतौर पर बेरियम टाइटेनिक प्रयोग किया जाता है। कौन सा? तो बेरियम टाइटेनिक, सिरेमिक कैपेसिटर का उपयोग जो में बेरियम टाइटेनेट का उपयोग किया जाता है। किसका? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेरियम टाइटेनेट का उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा कह रहा है कि उच्च आवृत्तियों पर सबसे बेहतर कार्य करने वाले बाई कैपेसिटर संधारित्र सिरेमिक प्रकार के होते हैं। एक दूसरे से सिरेमिक कंपाउंड की परत द्वारा पृथक हुई होती है। तो आपसे प्रश्न भी पूछ रहा है कि उच्च आवृत्तियों पर सबसे बेहतर कार्य करने वाला बाईपास कैपेसिटर कौन है? तो सिरेमिक प्रकार का कैपेसिटर है। कौन सा? तो सिरेमिक प्रकार का कैपेसिटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कैपेसिटर, अभी हम आपको फॉर्मूला तो बताए हैं कि सी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है क्यू बटा में भी। यहाँ पर Q बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, Q बराबर मल्टीप्लाई में C इंटू भी, क्या C इंटू भी। तो Q बराबर
बराबर सी इंटू भी, ये कहीं में दिया हुआ है, यहाँ पर क्यू बराबर भी आई नहीं होता है, क्यू बराबर हमारा सी भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो कैपेसिटर की चालक जो होता है प्लेटों को धनात्मक चार्ज देता है, निरूपित करता है। ठीक है, जिसमें उनका पोटेंशियल बढ़ जाता है, जितना अधिक वहां पर कड़क को चार्ज दिया जाएगा वहां उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। हम कह सकते हैं कि Q जो है समानुपाती होता है किसके, तो वोल्ट का, V के, और Q बटा V बराबर हमारा स्थिरांक होता है। यह स्थिरांक कंडक्टर की बनावट पर आधारित है और दूसरी बात पर जिसको कंडक्टर कैपेसिटी कहते हैं। इस स्थिरांक को C से दर्शाया जाता है। C बराबर हमारा फॉर्मूला होता है Q बटा में V, या Q बराबर C इंटू V। ठीक है, इसको याद रखना, इस पर न्यूमेरिकल भी बनेंगे, न्यूमेरिकल हम अलग से क्लास लेकर आएंगे। इस प्रश्न पर भर भर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 2 गुना और परावैद्युतों को आधा करें। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक समांतर एनोडी संधारित्र में अगर प्रत्येक एनोड के क्षेत्रफल को दुगुना, अर्थात कि क्षेत्रफल को दुगुना और परावैद्युत को आधा करें, किसको, तो एप्सिलॉन नोट को हम आधा करें तो क्या होगा, तो यहाँ से हमारा देखिए, अगर हम प्रत्येक संधारित्र के क्षेत्रफल को दुगुना और एप्सिलॉन नोट को आधा करें तो हमारा सी बराबर फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नोट ए बटा में डी, ए बटा में डी, तो ये हमारा क्या है 2a और हमारा हो जाएगा डी, और एप्सिलॉन नोट आधा, तो कैंसिल करेंगे जिसको हम, तो एप्सिलॉन नोट ए बटा में डी, अर्थात कि धारिता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। धारिता जो है हमारा कैपेसिटर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सी का मान एप्सिलॉन नोट ए बटा में डी ही आ रहा है, तो हमारा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा आपको। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है, कौन, तो यह जो है प्लेटों के सीधे अनुपात में होता है, अर्थात कैपेसिटर के प्लेटों के क्षेत्रफल को परिवर्तित कर हम उसकी धारिता के मान में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा कैपेसिटर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो क्षेत्रफल के। अगर क्षेत्रफल का मान बढ़ाएंगे तो हमारा कैपेसिटर का मान बढ़ेगा, क्षेत्रफल का मान घटेगा तो कैपेसिटर का मान घटेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट की प्लेटों के बीच की दूरी को घटाने पर धारिता के मान में वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि जो हमारा सी जो होता है व्युत्क्रमणुपाती होता है 1/d के, डी क्या है, 2 प्लेटों के बीच की दूरी है। अगर हम डी का मान यहाँ पर बढ़ाएंगे तो सी का मान हमारा घटेगा, अगर हम डी का मान कम करेंगे तो सी का मान हमारा बढ़ेगा, अर्थात कैपेसिटर का मान हमारा बढ़ेगा, क्योंकि यह हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है कैपेसिटर के। अब देखिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि प्लेटों के मध्य भरे इंसुलेशन की प्रकृति पर भी कैपेसिटर की धारिता का मान निर्भर करता है। कैपेसिटर की धारिता आवृत्ति के मान पर निर्भर नहीं करती है, कैपेसिटर जो होता है आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी पर निर्भर हमारा नहीं करता है। तो अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित मापदंडों में किस मापदंड की भिन्नता संधारित्र की धारिता को प्रभावित नहीं करती है। प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, प्लेटों के बीच की दूरी डी पर निर्भर करेगा, डाई इलेक्ट्रिक प्रकृति एप्सिलॉन नोट पर करेगा, लेकिन प्लेटों की मोटाई पर हमारा नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि C बराबर हमारा कितना होता है, C जो होता है डायरेक्टली समानुपाती होता है V के। क्यों, कैसे, तो देखिए C बराबर हमारा फॉर्मूला होता है क्या, Q बटा में V, तो V हमारा इधर आएगा तो Q बराबर हो जाता है हमारा C इंटू V, तो Q जो है समानुपाती है किसके, C के और V के, तो यहाँ से हमारा डायरेक्टली Q समानुपाती हो जाता है C एंड V के, किसके, C और V के। और तो क्वेश्चन भी हमारा कह रहा है कि संधारित्रों में किसके संधारित्र जो होता है किसके समानुपाती होता है, क्या क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, क्या प्लेटों के क्षेत्रफल के ध्रुवता के, या प्लेटों की सामग्री के। तो देखिए जो हमारा एफ सी बराबर एक तो और फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नोट ए बटा में डी, तो हमारा सी जो है सी समानुपाती होता है क्षेत्रफल के भी, सी समानुपाती होता है भी के भी और सी के भी, भी के, ठीक है, क्यू के भी के नहीं, भी के हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/v के। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन, तो प्लेटों के क्षेत्रफल के, क्योंकि यहाँ पर हमारा सी समानुपाती होता है ए के। सी बराबर फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नोट ए बटे में डी, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर पहले पढ़ लीजिए, कह रहा है हमारा कि जब एक समानांतर प्लेट संधारित्र कैपेसिटर की प्लेटों के क्षेत्रफल में वृद्धि की जाती है तो संधारित्र की धारिता भी वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि C जो होता है हमारा समानुपाती होता है क्षेत्रफल के, कैपेसिटर समानुपाती होता है क्षेत्रफल के, क्योंकि संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नोट ए बटा में डी, यदि ए क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसका सापेक्ष धारिता का मान भी बढ़ेगा। तो वही हमारा प्रश्न पूछा हुआ है, जब एक समानांतर प्लेट संधारित्र कैपेसिटर की प्लेटों के क्षेत्रफल में वृद्धि की जाती है तो संधारिता पर
क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब उसके क्षेत्रफल, प्लेटों के क्षेत्रफल की वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो संधारिता का मान भी बढ़ेगा, और प्लेटों के बीच की दूरी में वृद्धि होगी तो कैपेसिटर का मान हमारा क्या होगा? तो घटेगा। क्यों? क्योंकि सी जो है हमारा 1/d के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और 48 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि धारिता निम्न में से किसी से प्रभावित नहीं होती? प्लेटों के क्षेत्रफल पर प्रभावित होगी, प्लेटों के बीच की दूरी पर प्रभावित होगी, और परिचालक पदार्थ पर प्रभावित होगी, लेकिन आवृत्ति पर हमारा प्रभावित, यहाँ पर आवृत्ति का दूर दूर तक कोई तात्पर्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर देखिए, थोड़ा न्यूमेरिकल है। ठीक कह रहा है कि एक संधारित्र 0.04 mm का पट्टिका पृथक्करण पूर्णतः परावैद्युत माध्यम से भरा हुआ है। ठीक है, और यदि सामग्री की परावैद्युत सामर्थ्य 10 किलो वोल्ट मिलीमीटर हो तो संधारित्र अधिकतम वोल्टता निर्धारण कितना करेगी? यह देखिए यूपीपीसीएल में हमारा दो बार पूछा हुआ है। एक बार हमारा 2021 में शिफ्ट 2 में, और यहाँ पर 19 तारीख को पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर हमारा कह रहा है कि विद्युत सामर्थ्य बराबर हमारा होता है फॉर्मूला टर्मिनल बटा में डी, और टर्मिनल वोल्टेज बराबर हो जाएगा क्षेत्र सामर्थ्य गुणे डी। तो क्षेत्र सामर्थ्य हमारा कितना दिया हुआ है? तो परावैद्युत सामर्थ्य हमारा दिया है 10 किलो वोल्ट, कितना? 10 किलो वोल्ट, और संधारित्र पट्टिका का संधारित्र 0.04 दिया है, तो यहाँ पर हमारा डी का मान कितना हो जाएगा? 0.04, और यहाँ पर हमारा केवी प्रति एमएम हो जाएगा 10 दिया है, तो 10 गुणे 0.4 हम करेंगे जब, तो हमारा केवी प्रति मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10,000 गुणे इसको जब चेंज करेंगे तो हमारा 400 वोल्ट जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फिगर भी हमारे दे दिया है, इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल प्लेट, और ये प्लेट बी हो गया, ये प्लेट हमारा ए हो गया। तो कह रहा है कि डाई इलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत प्लेट ए बराबर प्लेट ए, प्लेट बी बराबर प्लेट बी, इंडिविजुअल प्लेट विशेष प्लेटें। तो उपयुक्त मल्टी प्लेटें संधारित्र प्रत्येक का प्लेट क्षेत्रफल ए है और दो प्लेटों के बीच की दूरी डी है, तो इसमें से प्रभावित धारिता क्या होगी? तो इसमें से प्रभावित धारिता हमारा हो जाएगा सी बराबर 8 ई ए बटा में डी। 8 ई ए बटा में डी जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि चित्र में प्रदर्शित संधारित्र जो होता है 8 समानांतर प्लेट है। इसमें कितने समानांतर प्लेट हैं? तो इस फिगर में जो है हमारा 8 ठो समानांतर प्लेट है। गिन लीजिए, यहाँ पर 8 समानांतर प्लेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संधारित्र प्लेट है समानांतर। तो सी बराबर हमारा एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी फॉर्मूला होता है, तो हमारा ई का मान कितना हो जाएगा? 8। तो सी बराबर हमारा हो जाएगा 8 ई ए बटा में डी, करेक्ट आंसर। चलिए फिर से एक नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो में और लास्ट तक बन रहेगा, हर दिन नया नया सीरीज आपको आ रहा है। प्लेलिस्ट इसका बना दिए हैं हम एलपीसीबीटी 2 का, जाकर आप पहले वाला भी वीडियो यहाँ पर आप दे सकते हैं। हर नोट्स के भांति यहाँ पर मेन जो पूछे गए हैं प्रश्न, उसी सब प्रश्नों का हम यहाँ पर विश्लेषण यहाँ पर दे रहे हैं। तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, सीधी बात नो बकवास, एकदम कंटेंट पर ध्यान देंगे हम यहाँ पर। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद।